ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। शाखाएं भी बोल देते हैं और कभी कभी इसको हम मनोविज्ञान के भाग या विषय भी बोल देते हैं। पिछले टॉपिक पर मैंने चर्चा की थी जो था सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक वैयक्तिक मनोविज्ञान पर भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद जो थर्ड शाखा है वो आती है आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में मनोविज्ञान, हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होने के पश्चात उसका हम शिक्षा में कैसे प्रयोग करें, क्योंकि शिक्षा में अनेक चुनौतियां बालक के सामने आ जाती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बालक हो या व्यवहार हो, सामान्य और असामान्य दो प्रकार का होता है। वो दोनों बालक को या उसका व्यवहार कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के अभाव में सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। यदि हम बात करें एक बालक और उसके स्कूल के अध्यापक या उसके स्कूल के कार्य से संबंधित जो भी बालक एक्टिविटी या क्रिया कर रहा है वह शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है कि बालक अपने और अपने स्कूल के शिक्षक और स्कूल के अंदर जो गतिविधि करेगा वो सब शैक्षिक मनोविज्ञान में शामिल है। इसमें क्या होता है कि हम बालक की योग्यता, शिक्षण की तकनीक, निम्नतम अंक या उच्चतम अंक, व्यवहार मापन और उसकी अनेक क्षमताओं का अध्ययन हम शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा ही कर पाते हैं और उसकी रुचि के अनुसार उसको हम शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। देखिए, विकास का मतलब आप समझ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, साथ साथ यहां बात करेंगे हम कि बालक का विकास जब हम जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो भी हम काम करते चले जा रहे हैं, हमने उसमें कितनी सफलता हासिल की है। अर्थात ऐसा कोई भी पहलू नहीं है कि हमारा विकास रोक दे या रुक जाए। अर्थात विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रियाएं अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार के आचरणों और व्यवहारों में संबंध रखती हैं। व्यक्ति के जो विकास करने के या विकास आत्मक अध्ययन करने के जो तुलनात्मक पहलू हैं कि हमने पहले कितना विकास किया था और हमने कितना विकास किया है, उन सब का अध्ययन हम विकास आत्म मनोविज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट आता है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक क्लिनिक से बना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, जिस प्रकार से कोई असामान्य बालक है
वो शिक्षा अर्जित करने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसका उपचार भी किया जाता है। यदि हम माने, जैसे हम बोल देते हैं अपने गांव में, समाज में, क्षेत्र में, कि वो व्यक्ति जो है हाफ माइंड हो गया, पागल हो गया, क्रैक हो गया, मूर्ख हो गया, तो इन सब व्यक्तियों का अध्ययन हमारे मनोविज्ञान की नैदानिक मनोविज्ञान जो शाखा है इसमें किया जाता है कि हम व्यक्ति को किस प्रकार से असामान्य से सामान्य में लेकर जाए, उसको हम ऐसा वातावरण दें कि वह व्यक्ति असामान्य व्यवहार को छोड़कर हम सब सामान्य लोगों की भांति जीवन यापन करने लगे और उसके मार्ग में कोई बाधा शिक्षा अर्जित करने में ना आए। नेक्स्ट आता है आपका किशोर मनोविज्ञान। इसमें क्या है, इसमें किशोरों का अध्ययन किया जाता है। इनके जो 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक, कहीं किसी 18 वर्ष से माना जाता है, कहीं 21 वर्ष इसको मान लिया जाता है। विशेष रूप से 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चे को किशोर की अवस्था में रखा जाता है। किशोर अवस्था व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण भी करती है। बालक को जो बनना होता है वह किशोर अवस्था में ही तय हो जाता है। जो भी गलत प्रवृत्तियां हैं या अवगुण है बालक के अंदर आने हैं, वो किशोर अवस्था में आ जाते हैं। एक स्टेनले हॉल मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है इसमें आपने। उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था बालक के लिए संघर्षों व तूफान से भरी हुई अवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि किसने कहा है कि किशोर अवस्था संघर्ष व तूफानों से भरी हुई अवस्था है। तो इसका नाम सब याद रखेंगे, स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट आपको आता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या है, देखिए, जो भी हम व्यवहार करते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। कोई भी अध्ययन हम करते हैं, अध्ययन के दो पक्ष होते हैं। अध्ययन के दो पक्ष सैद्धांतिक और व्यवहारिक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मान लीजिए आपकी भाषा में। इसमें क्या है, दोनों पक्षों का अध्ययन हम करते हैं, परंतु सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक को भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि बिना व्यवहार के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसके अंदर निर्देशन, परामर्श, गतिविधि, उद्योग, कानून आदि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आपको आता है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान हम क्या देखते हैं कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान से बताया था मैंने आपको पहली वीडियो में, उसके अंदर होता है जीव विज्ञान। वो जीव विज्ञान में हम पूरे मानव शरीर का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से मनोविज्ञान भी शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शरीर का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्ति के आंख, नाक, कान, मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी, ग्रंथियां, पाचन तंत्र और बालक के या मानव के शरीर से निकलने वाले अनेक प्रकार के स्रावों का अध्ययन भी शारीरिक मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट आता है परामर्श एवं विश्लेषण।
परामर्श एवं विश्लेषण। क्या होता है कि कभी कभी किसी बालक को उसकी शिक्षा अर्जित करने के पश्चात या शिक्षा ग्रहण करने के लिए सही प्रकार से परामर्श नहीं मिल पाता, या कभी कभी ऐसी बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें विकसित हो जाती हैं कि जिनको छोड़ने में सक्षम नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, उसको परामर्श दिया जाता है कि आपको यह कार्य करने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नशा मुक्ति केंद्र, मान लीजिए नशा मुक्ति केंद्र खुले होते हैं। उनको क्या होता है, उनको परामर्श द्वारा ही मुक्त किया जाता है। विश्लेषण इसी में जुड़ा हुआ है साथ में। विश्लेषण में क्या होता है कि कभी कभी हमने आपको कोई टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद पता चला कि पहले आपके 4 नंबर थे, बाद में आपके 6 नंबर आए और बाद में आपके फिर घटकर 0 हो गए या कम रह गए। तो हम ये एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आपके नंबर पहले कम थे, बीच में बढ़े और बाद में कम क्यों हो गए। हम इसमें आपसे ही एक छोटा टेस्ट कराएंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कि ऐसा पहले आपने क्या किया कि जो आपने इतनी प्रोग्रेस की, आपके अच्छे नंबर आए। नेक्स्ट आपका आता है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य, मिलिट्री या आर्मी साइकोलॉजी। हाँ, जैसा युग चल रहा है आज, हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, आपस में युद्ध चल रहे हैं। उसमें क्या है, जो हमारी फौज है, जो हमारी आर्मी है, हमारी सेना है, हम उसको मिलिट्री साइकोलॉजी का अध्ययन कराते हैं कि आपको वार कब करना है, कैसे करना है, कैसे हम दुश्मन की एक्टिविटी को परख करके अपना सही टारगेट चुने, कैसे हम उसको पहचाने। जितनी भी हमारी फौज है या पुलिस है, उस सभी को अनिवार्य रूप से सैन्य मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे कि वह अपने विरोधी का, अपने प्रतिद्वंदी का व्यवहार समझ सके और उस पर आक्रमण कर सके। नेक्स्ट आपका आता है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य, मैंने बताया था कल आपको कि सामाजिक मनोविज्ञान है, आपको बीए पार्ट 2 में पढ़ने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सेम वैसा ही आ गया। असामान्य मनोविज्ञान भी आपको बीए पार्ट 2 में पढ़ने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी बालक या सभी व्यक्ति समान नहीं है, असामान्य भी है। अब असामान्य क्या होता है? सामान्य से अलग हटकर किया गया कार्य असामान्य होता है। अब बहुत तो आसान सी बात हो गई। हाँ, वह कोई भी किया गया कार्य जो दूसरे व्यक्ति को आपको देखने के लिए विवश या मजबूर कर दे, वह असामान्य होता है। कैसे? विवाह, शादी, पार्टी, फंक्शन सभी के घर पर होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। कुछ तो थोड़े समय के लिए डांस करेंगे और हट जाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो उस पार्टी फंक्शन में
लगभग 1 घंटे तक लगातार नृत्य करते रहेंगे। तो क्या होगा फिर, जो अधिकतर लोग वहां पर उसको देखने वाले दर्शक हैं, कुछ का मन तो उनसे ऊब जाएगा और कुछ उसको जमकर देखते रहेंगे। फिर उनका वो नाच ना होकर के मात्र जो भी आप भाषा में यूज कर सकते हैं कि ड्रामा हो जाएगा, कुछ भी जो आपको उचित लगे बोल सकते हैं। तो वह क्या हुआ, जो उनका अधिक मात्रा में नृत्य हुआ वो असामान्य लक्षण हुआ। तो आप समझ गए होंगे यार कि कोई भी ऐसा किया गया कार्य या कृत्य जो हमें आपकी तरफ देखने के लिए विवश करे और हमें कुछ आपको कहना पड़े कि ये नाचना बंद कीजिए, या कोई भी ऐसा कार्य कि जो दूसरे व्यक्ति के लिए पीड़ा बने, असामान्य कहलाता है। ये तो बहुत आसान सी बात थी। नेक्स्ट आपका आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है। हम भी बालक थे, आप भी बालक हैं, और ईश्वर करे आगे क्या क्या हो, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये खुलकर बात करने का होता है। बाल मनोविज्ञान मैं आपसे बता रहा था कि 2 सब्जेक्ट जो है सामाजिक और असामान्य BA सेकेंडरी पढ़ने को मिलेंगे, और बात आ गई बाल मनोविज्ञान की। ये आपको पढ़ने के लिए जब आप PG करेंगे तब मिलेगा पढ़ने के लिए। और दूसरा यहाँ पर था आपका परामर्श और निर्देशन, ये भी आपका PG में यानी कि MA में जाएगा। और यदि आप आगे कोई डिप्लोमा करते हैं, थोड़ा अलग हट गया टॉपिक से, तो वहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी डिप्लोमा होता है, 2 इयर्स का होता है। बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। बात चलिए बाल मनोविज्ञान की। हम बालक को कैसे पहचानें, क्योंकि देखिए बालक को पढ़ना समझना बहुत ही कठिन कार्य होता है। पहले बात करते हैं कि बालक होता क्या है, बालक की उम्र क्या है, किस एज ग्रुप के बालक आयु को बालक में शामिल किया जाता है। देखिए जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को कहीं कहीं 5 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं कहीं 4 वर्ष लिखा हुआ है, बालक कहा जाता है। और सबसे मुश्किल यह होता है कि हमें कुछ कार्य बालक की एक्टिविटी को देखकर करने होते हैं। जैसे मान लिया बच्चा रोता है, और बच्चा 5-6 महीने 1 वर्ष का है, तो क्या करते हैं हम लोग कि शायद बच्चे को भूख लग रही होगी तो उसको दूध पिला देते हैं। कभी कभी ये होता है कि बच्चा रो रहा है, उसको आपने दूध भी पिला दिया, फिर भी वो शांत नहीं हुआ, तो क्या करते हैं आप, उसको बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, वो शांत हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों का, बहुत संक्षेप बता रहा हूं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कि हमारा बालक किस कार्य को करने से संतुष्ट होता है, वह सब करना बाल मनोविज्ञान में आता है।